तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा। आज का जो विषय है वो अपना MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस। इन्फेक्शन नहीं है, ये क्या है? इन्फार्क्शंस। ये एक इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये किस तरह की बीमारी है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। किस तरह की है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन की कमी की वजह। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से जो बीमारी होने वाली है ये क्या है? ये MI है। इन्फार्क्शंस, मायोकार्डियम का मतलब क्या हो गया? हार्ट में मैंने आपको बताई कितनी लेयर बताई थी? 3 लेयर बताई थी। कितनी थी? 3। बाहर वाली कौन सी थी? पेरिकार्डियम। बीच वाली कौन सी थी? मायोकार्डियम। और अंदर वाली कौन सी थी? एंडोकार्डियम। कौन सी थी? एंडोकार्डियम। यानी कि मायोकार्डियम का मतलब मसल्स। मायोकार्डियम का मतलब क्या है? मसल। असल जो हार्ट है उसका काम है पंपिंग करना। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता रहता है। यानी कि मसल्स स्ट्रेंथनिंग होगी तो ये जो है पंपिंग अच्छा करेगा। तो अब जो है मायोकार्डियम जो मसल्स हैं उनकी, मायोकार्डियम यानी बीच वाला लेयर। इन्फार्क्शंस का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी। अब भाई हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। जब पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, वो आदमी यदि खुद को ऑक्सीजन की कमी में फील करता है या सफर करता है तो वो पूरी बॉडी में क्या ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? क्योंकि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है वो कौन सी आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी। उस आर्टरी का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हार्ट को जो आर्टरी ब्लड देती है उस आर्टरी का क्या नाम है? कोरोनरी। और कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कब आता है? ड्यूरिंग द डायस्टोल। पूरी बॉडी में ब्लड कब जाता है? सिस्टोलिक के वक्त। इनकी हार्ट जब पंप करके फेंकता है ना उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक के वक्त पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और जब डायस्टोल यानी रिलैक्स होने का वक्त आता है तब ये जो एवोटा है, इनकी ये जो एवोटा है इससे वापस ये ब्लड आएगा। कब? ड्यूरिंग द डायासिस्टोल। डायसिस्टोल के वक्त जो है वो क्या मिलेगा? हार्ट को ब्लड मिलेगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सारे घर वालों को एनर्जी देती है, खाना बना के तैयार करती है ना, और खुद खाना कब खाती है? सबसे लास्ट। वैसे ही अपना क्या है? हार्ट। इसलिए तो इसको दिल बोला। दिल तो पागल है, दिमाग पागल है, दिल पागल ऐसे गाना बोला। क्यों? क्योंकि ये डेडिकेशन है, इसमें लोगों को देना है इसको। इसके बगैर लोग जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी बॉडी जिंदा नहीं रहेगी। तो ये पूरे ब्लड देने के लास्ट में खुद ब्लड लेती है। और इसको कौन डिवाइड करती है? कोरोनरी आर्टरी। फिर पूरे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई देती है और इस ब्लड सप्लाई में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। और इस ऑक्सीजन की वजह से इस मायोकार्डियम में ताकत है, पंपिंग करने की ताकत। अब क्या हो गया? इस आर्टरी के अंदर कोई जमा हो गया, ये आर्टरी रुक गई है और उस रुकने की वजह से इसका जो सप्लाई है, इसका जो डिमांड है, मान लो इसका डिमांड 100% था, अब डिमांड धीरे धीरे इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या कुछ ऑक्लूजन होने की वजह से डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। जब डिमांड घट रहा है तो ये काम भी इसका क्या होगा? घटेगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब भी हार्ट में प्रॉब्लम होती तो लगभग 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाए तब तक ये बॉडी हमारे लक्षण प्रकट नहीं करती। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ जब 90% प्लस प्रॉब्लम होती तब जाके पेशेंट को डायग्नोस होता है कि उसको हार्ट की बीमारी। इससे पहले बॉडी चला लेती बेचारी, जो भी है कम खर्चे में ही चला देती है। मान लो डिमांड 60% कम हो गई तो भी बॉडी ने चला लिया। जब 90 कम हो जाएगी तब बॉडी को क्या होगी? प्रॉब्लम। कई लोगों 95 तक पहुंच जाती है, तब जाके लोग आते हैं हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर साहब भी जो है इलाज भी क्या है? पुअर प्रोग्नोसिस। जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना जो इलाज है वो क्या लगेगा? उसका पुअर प्रोग्नोसिस रहेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस क्या है। ये हार्ट का डायग्राम दे रखा है। इस हार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो कम मिलना हो गई। ये भी एक तरीके की इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर इसको काउंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? वही चीज़ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या फिर हमने क्या पढ़ना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर ये कितने टाइप्स का है, फिर इसके बाद में एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब इसका क्या स्टेटिक्स है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, या कैसे ऑक्यूपेशनल है, या किस जियोग्राफिकल एरिया से ये ज़्यादा उसका जो है मैच करता है। फिर इसका ईटियोलॉजी बताना है, फिर इसको ईटियोपैथोलॉजी बताना है, किस वजह से बॉडी में पैथोलॉजी हो जाती है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं, फिर क्या जांचें करेंगे और हाउ टू इसको मैनेज। मैंने आपको बताया 3 तरीके से करेंगे। पहला मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट में भी 2 तरीके का, एक दवाई से, एक बिना दवाई से। कोशिश ये करेंगे कि बिना दवाई से ठीक हो जाए और या फिर दवाई देके उसको ठीक।
तो करते हैं इसको स्टार्ट। क्या इसका डेफिनेशन है? जैसा बताया वैसा इसका डेफिनेशन है कि MI इज डिफाइंड एज ए डिजीज कंडीशन विच इज कोज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। किसकी वजह से हो रहा है? ये रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जो है क्या आ रहा है? कम आ रहा है। और कम क्यों आ रहा है? क्यों? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है वहां कोई जमाव हो गया, कोई रुकावट हो गई, और जिसकी वजह से या कोई आर्टरी में एयर चली गई, एम्बोलिज्म का मतलब हवा चली गई, या कोई थ्रोम्बस आके फंस गया है, इसकी वजह से जो आर्टरी है, वो साइड में डायग्राम दे रखा है, इसकी वजह से आर्टरी में क्या हो गया? ओकुलजन हो गया, रुकावट हो गई, और इस रुकावट की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इस रुकावट की वजह से क्या आ सकता है? हार्ट अटैक। और ये जो डैमेज है वो दो तरीके का हो सकता है। यदि समय रहते इसको इलाज कर दिया तो ठीक हो सकता है, समय निकल गया तो ये इस्कीमिया कोज कर देगा, और फिर इसका इलाज ठीक करना मुश्किल है। जो ठीक करना मुश्किल है उसको बोला इरिवर्सिबल। क्या बोला? इरिवर्सिबल। और रिवर्स भी कर सकते हैं समय रहते। तो प्रोलॉन्ग इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया। और प्रोलॉन्ग इस्कीमिया क्यों हो रहा है? हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो बॉडी में ऑक्सीजन क्या होगी? कम। इसका डिमांड क्या होगा? कम होगा। और ऑक्सीजन की टिश्यू के अंदर कमी हो जाने को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोक्सिया। ये क्या हो गया? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सिमिया का मतलब क्या है? इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया का मतलब यहाँ इस हार्ट के टिश्यू के अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी। और हाइपोक्सिया तक जो इंजुरी है वो क्या है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जितना डैमेज हुआ है उस डैमेज को अपन क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। हाइपोक्सिया यदि प्रोलॉन्ग्ड रह गया, लंबे समय से हाइपोक्सिया रह गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस्कीमिया के अंदर। इसमें हो जाएगा इस्कीमिया के अंदर। और इस्कीमिया जो है वो फिर लंबे समय से रह गया तो सेल की जो इंजुरी है, जो टिश्यू की इंजुरी है, वो परमानेंट हो जाएगी, यानी कि उसको वापस ठीक नहीं कर पाएंगे, इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल। और सबसे ज़्यादा जो इस्कीमिया जल्दी होता ना, वो होता है नर्व सेल का। किसका होता है? नर्व सेल। यानी कि इस खोपड़े को ऑक्सीजन नहीं मिला तो सबसे पहले न्यूरॉन का डेथ होगा। और न्यूरॉन का एक खास फीचर्स है, एक बार डैमेज हो गया, एक बार फ्यूज उठ गए, तो अभी तक का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंस है उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। इन फ्यूचर क्या पता आ जाए और ठीक हो जाए। किक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, उसने क्या ना, कितने मिनट तक सांसें रोक सकता वो उस मूवी में? बोला कि 15 मिनट तक सांसें रोक सकता, और मौत को छू के वापस आ सकता हूँ, टक से छू के उसको वापस। तो उसने ऐसा ही डायलॉग क्यों बोला? यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा, यदि 10 मिनट से ज़्यादा यदि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो फिर ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो इरिवर्सिबल चले जाए। 10 मिनट तक अपन रिवर्स कर सकते, ठीक कर सकते उस चीज़ को वापस, और 10-15 मिनट हो जाने के बाद मजे करो, फिर ठीक नहीं। तो 15 मिनट बहुत होते हैं, 10 मिनट तक अपन रिवर्स कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ई रिवर्स है, वो भी किसमें? ब्रेन के अंदर स्पेशली अपन बात कर रहे हैं। अब हार्ट में तो क्या है, चल चलाता है, धीरे धीरे कम डिमांड में भी काम हो रहा है। अभी ये रास्ता पूरा नहीं रुका है, ये रास्ता थोड़ा बहुत रुका है, इनकी डिमांड में कमी आई, इनकी 90+ जो है वो रास्ता बंद हो गया, 10-1% रास्ता खुला है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस। ये क्या कर सकता है? हार्ट अटैक करवा सकता है। क्या करवा सकता है? हार्ट अटैक। कहते हैं ना हार्ट अटैक से मर गया, है ना, लोग बहुत हार्ट अटैक से मरते हैं। मरते कि नहीं मरते? बड़े बड़े एथलेटिक्स को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। अब देखो ये हार्ट का डायग्राम है, इसमें बता रखा है कि जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें कोई ब्लड का क्लॉट हो गया है और कोलेस्ट्रॉल का भी प्लेक हो गया है, इनकी जमाव हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जमाव हो गया। कहाँ पे हो गया? इस क्षेत्र में जमाव हो गया। तो ये क्षेत्र जो है, गौर से सुनिएगा, इसमें ये क्षेत्र में ब्लड सप्लाई क्या हो गई? इस क्षेत्र की ब्लड सप्लाई क्या हो गई? रिड्यूज हो गई। क्या हो गई? रिड्यूज। रिड्यूज का मतलब कम हो गई। तो इस क्षेत्र की रिड्यूज हुई तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम लोकल हुई। तो ये भी मैटर करता है कि जो प्लेग है या जो ब्लॉकेज है वो किस लेवल का है। मान लो ये ब्लॉकेज यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो ये पूरा गया। ये छुटका सा यहाँ हो जाए तो फिर ये गया। तो किस डिग्री का है, कहाँ पे है, यानी मेन उसके जो लाइन सप्लाई जा रही है उस पर होगा, तो पूरे जो हार्ट का जो चैम्बर है उसको नहीं मिलेगा। तो ये देखते हैं, फाइंड करते हैं जांच के अंदर ब्लॉकेज कहाँ पे है, और जितना जल्दी होगा बड़ी वेसल्स पे होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, छोटी वेसल पे होगा उतना कम होगा। तो ये डिग्री और लोकेशन भी बहुत मायने रखती है।
अब देखिएगा क्या लिखा है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। किस किस टाइप का जो है इन्फेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल रीजन। अपन बात करें एनाटॉमिकल रीजन के हिसाब से जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। मान लो अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि कहाँ पे हो सकता है, मैन यदि उस पर हो गया तो क्या हो जाएगा, यदि पूरी उसके चैम्बर का ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज। तो किस एरिया में और किस रीजन में, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ब्लड का पंपिंग करना, तो वहाँ हो गया तो और ज़्यादा रिस्क है। और कहाँ हुआ, आगे हुआ, साइड में हुआ, पीछे हुआ, सेप्टा पे हुआ या सर्कमफ्रेंस पे हुआ, कहाँ पे हुआ, ये भी इस चीज़ को क्या करता है, ये बहुत मैटर करता है। फिर दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल इन्वॉल्व, यानी कि जो वेंट्रिकल की जो वॉल है उसका कितना थिकनेस इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिएगा ट्रांसम्यूरल, यानी कि पूरी वॉल को गड़बड़ कर गया, यानी कि पूरी वॉल को जो ब्लड सप्लाई दे रहा था पूरे एरिया को दे रहा था, फुल थिकनेस वाले पे जाके क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। दूसरा है लेमिनर, यानी कि सब एंडोकार्डियल, उस पर हो रखा है, तो ये भी अपन जांच करेंगे तब हमें इस चीज़ का पता चलेगा। फिर कई जो ब्लॉकेज होते हैं वो एज के हिसाब से होते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि न्यूली फॉर्म, कि अभी अभी नया नया ही बना है, कोई क्लॉट बना है, यानी कि एक्यूट हुआ है, अभी फ्रेश ही हुआ है या रिसेंटली हुआ है, तो वो डैमेज कम करेगा। तो कहते हैं ना कई सालों की प्रॉब्लम है, कि डॉक्टर साहब के पास आते हैं, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो लंबी है पर आज ज़्यादा तकलीफ है इसलिए तुम्हारे पास आ गए, तो इसका मतलब क्या है, वो लंबे समय से, एक्यूट नहीं है, वो क्या है, क्रोनिक है। इनकी एडवांस इन्फेक्शन है, लंबे समय का इन्फेक्शन है, उसको हील करना थोड़ा मुश्किल रहेगा और उसमें डैमेज भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन है एनाटॉमिकल, या फिर अपन उसको बात करते हैं। फिर एपिडर्मियोलॉजी, एपिडर्मियोलॉजी का मतलब कहाँ पे ये बीमारी जो है वो ज़्यादा होती है, किस किस लोगों को ज़्यादा होगी। तो हार्ट की बीमारी किन लोगों को ज़्यादा होगी, भाई जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, जिसका ऑफिस वर्क ज़्यादा है, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, है ना, ज़्यादा खाते पीते हैं, उनको समस्या क्या होगी, हार्ट की ज़्यादा होगी। काम करने वाले आदमी को क्या रहेगी, कम रहेगी। इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज MI अकाउंट फॉर 10 to 25% ऑफ ऑल डेथ, यानी कि पूरी अपन बात करें जो डेथ का प्रतिशत बात करें 10 से 25% जो है कारण वो क्या है, मृत्यु का MI। मान लो 100 मरीज मरे तो 10 से 25 मरीज किसकी वजह से मरे, MI की वजह से मरे। इंसिडेंस इज हायर इन एल्डर पीपल, आ जा, ये जो है वो क्या रहेगा, बूढ़े लोगों में जो क्या है समस्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यही तो टॉपिक है अपना, है ना, पूरी रात रामायण चली और सुबह पूछा सीताराम के क्या लगती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन का कम हो रहा है, इन्फेक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। चिंता मत कर, कैमरा मेरी साइड ही है, नहीं तो लोग ऑडियंस देखे कि कौन है भाई, मैं भी देख लूँ। एक हमारे कोई स्टूडेंट था, तेरे जैसा ही था, तो कोचिंग में पढ़ा रहे थे सर, और कोचिंग में सर ने पूरा बता दिया, समझा दिया। फिर क्या कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ये तो हमारे टीचर लोगों का फर्ज बनता है कि भाई पूछ लो डाउट है तो उसने कहा सर IV स्टेंट के बारे में आपने पूरा बता दिया, IV स्टेंट दिखता कैसे है? अरे भाई BSc नर्सिंग करके आया है? अब मैंने पूरा पढ़ा दिया और लास्ट में बोला सर अब पढ़ाया तो अच्छा है पर ये दिखता कैसे, क्या होता है ये, तो वो वाली बात मत कर भाई, है ना। ये ज़्यादातर जो पेशेंट है वो लोग क्या है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। एल्डर का मतलब क्या है, एडवांस जो लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ये भी MSN में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि एल्डरली पीपल का, जिसको बोलते हैं जियाट्रिक, ओल्ड एज के पीपल के बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, जियाट्रिक। तो उसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एल्डर पीपल है उसमें नर्सिंग केयर क्या क्या करते हैं, या क्या अपन उसको एडवांसली तो बीमारी से बचने के लिए उपाय बताएंगे, या उनमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो कॉमन होगी, ऐसा एक अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक बीमारी ये भी है, ज़्यादातर 5% लोगों को अंडर एज 40 साल से पहले ही 5 लोगों के विकी टूट सकते हैं। मे हैव हायर रिस्क, इनमें हायर रिस्क रहती है। वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड हैव लो रिस्क। रिप्रोडक्टिव एज यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है उसके उस उम्र में क्या रहेगी, इसका कम रिस्क रहेगी। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये एक 2006 की स्टडी है, स्टडी रिवील ए प्रिडिक्टेबल दैट इंडिया वुड अकाउंट फॉर 40 to 60% ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बर्डन विद इन नेक्स्ट 10 से 15 साल। यानी कि 2006 की स्टडी है, 2006 में बोला कि आने वाले 10 से 15 साल बाद, यानी कि 2010 के बाद 15 साल कितने हो गए, 2024-25 हो गया। इसमें इन्होंने बताया कि 40 से 60% लोग जो है वो हार्ट की बीमारियां लेके आएंगे।
जब हार्ट की बीमारियों से मर रहे हैं तो लोग ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ले भाई साहब मोदी जी ने वैक्सीन लगाई उसकी वजह से हो गया, और कोई कह रहा है पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। हाँ, ये तो मे भी हो सकता है, पर ऑलरेडी स्टडी ने बता रखा है कि आने वाले समय में भारत में जो हार्ट की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये सब क्यों हो रही है? हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से। और हाई कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो क्या करेगा, एक तो हो गया बैड और एक हो गया गुड। बैड उसको बोलते हैं जो डीप फ्राइड है, बहुत ज़्यादा उसको क्या कर दिया, डीप फ्राई किया। जैसा मान लो समोसे वाला है, तेल चेंज ही नहीं कर रहा है, 1 महीना से वही तेल में समोसे डाल रहा है और तुम्हें लगा कि ये लो समोसे लो, तो उसका जो तेल का स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्डिंग बढ़ गई, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और वो तेल हमने लिया, खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो जाके हमारे लीवर में जम गया और उसको बॉडी को इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े। जो पहले ज़माने में जो लोग कहते हैं ना घी बहुत खाते थे, वो खाते थे गुड कोलेस्ट्रॉल। तुम्हें याद होगा तुम्हारे गांव में आज भी घी को ज़्यादा गर्म नहीं करते, घी सिर्फ कहाँ रखते हैं, आग के पास में ही रख देते, डायरेक्ट आग पे भी हीट नहीं करते, सिर्फ उसके है ना कोयले की खीरों पे ही रख देते हैं, ऐसा है ना, उसके पास में ही रख देते ताकि उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाए। और वो यदि फैट खाएंगे वो एनर्जी बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये बॉडी से टूटेगा ही नहीं, जा जाके लीवर में जम जाएगा, इसलिए लीवर भी फैटी हो रहा है। और लीवर फैटी होने की वजह से क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया, यदि आपका लीवर फैटी है 5 से 10 साल हो गए तो आपको आगे जाके क्या होगा, डायबिटीज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहा है, इसलिए भारत सरकार ने नियम भी बना रखे कि ये जो लोग गली मोहल्ले में जो दुकानें खोल के बैठे हैं ना, इन पे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। और बड़ी बड़ी दुकानों को बोल भी रखा, ये जो तेल जो बच जाएगा ना, हम खरीदेंगे इसको, फिर ये तेल रिफाइनरी में जाएगा, इससे और कोई प्रोडक्ट या इसका और यूटिलाइज होगा। पर ऐसा बहुत नहीं करते हैं। अभी जो थोड़े समय पहले जोधपुर में बारिश हुई, अखबार में न्यूज आई कि एक दिन में 2 करोड़ का जोधपुर समोसा खा गया। तो अखबार वाले ने 2 करोड़ का समोसा का टर्नओवर तो बता दिया, पर ये नीचे नहीं बताया कितने प्रतिशत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होगा और कौन सी दुकान पे 2 करोड़ का समोसा बिका, उसको वो जो है उस तेल का क्या हुआ। इसके पीछे कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई तरह का कोई कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं है। और WHO ने बड़ी चेतावनी दी है कि भारत में आने वाले समय में कार्डियक अरेस्ट से लोग मरेंगे, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो ओवर लास्ट 30 ईयर रेट ऑफ द डिजीज इंक्रीज, ये आजकल ये बीमारी बढ़ रही है ना, ये मेरे को कोई बताने में कोई वो नहीं है, आप भी जानते हो, हार्ट की एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से और सिंथेटिक फूड आने की वजह से, और कई सारे जो लोग हैं, पहला ईटियोलॉजी के अंदर क्या बता रखी है, सिगरेट। आज के जो युवा है ना, इसके छल्ले बना रहे हैं सिगरेट के। बस अब 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे मैं जो देखता हूँ 30 पे सिगरेटें पी रहे हैं, क्यों भाई? और आधे स्टूडेंट तो 30 पे ही मिलते हैं, है ना, चाय सिगरेट, भाई गजब कलाकार हो। तो टबाकू स्मोकिंग क्या है, टबाकू सबसे खतरनाक है। इस बात को मैं बहुत आपको अच्छी बात बता रहा हूँ कि कैसे है, इस बात को समझिएगा। तंबाकू क्या करता है, कैसे इतना, ये सब बीमारियों का मेन जड़ है ना, क्या कैसे जड़ है, कितना क्यों खतरनाक है, इसके बारे में समझिएगा। जो स्मोकिंग है, इसका जो धुआं लेना, आप मूवी देखने तो गए होंगे, पिक्चर हॉल वाले सबसे पहले वही ऐड चलाते हैं, है ना, हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये जो डार्क है ना, इसका सारा डार्क, वो डार्क लंग्स के द्वारा सीधा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। इसके अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल, खून में चला जाता है। और ये वो डार्क है जो कभी भी हमारी बॉडी से मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि एक भी उसका डार्क बॉडी के अंदर एक सिगरेट भी पी और उसका डार्क आपके शरीर में चला गया, तो ये डार्क जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी में रहेगी। शरीर इसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता। एल्कोहल को मेटाबॉलिज्म कर देता है, दारू पिया तो आपने कोई नहीं, लीवर उसको देखेगा, बीमार होगा और ठीक कर देगा, मेटाबॉलिज्म है उसका। इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो ये धीरे धीरे बॉडी में पड़ा ही रहेगा और तब तक पड़ा रहेगा जब तक अपन इसको फिजिकली प्यूरिफाई नहीं कर देते हैं या उसको निकाल नहीं देते। इतना निकालने का टेक्नोलॉजी हाई कॉस्टली है। सब तुम शाहरुख खान तो हो नहीं, है ना, सिगरेट पियोगे अमेरिका जाके इलाज करवा दोगे, है ना, तो ऐसा तुम लोग हो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डार्क कभी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और सबसे इसकी खराब बात यह है कि ये जब डार्क है ना, ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो कोई इशू नहीं, पर ये क्या करता है, ये फेविक्यू का भी 1000 गुना इसका, ये बड़ा स्टिकी होता है।
ये जहाँ भी जाएगा ना चिपका देगा। मान लो कुछ समय वेसल छोटी हुई और ये डार्क पड़ा तो ये वेसल्स को चिपका देगा, और वो चिपक गई फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, फिर सर्जिकल प्रोसीजर से भी हटेगा समय रहते यदि हॉस्पिटल आ गए तो, या डॉक्टर को पता चल गया तो कहने का मतलब ये बहुत स्टिकी है। और जैसे जैसे छोटी छोटी वेसल ये ब्रेन के पीछे जा रही है, आंखों के पीछे छोटे छोटे हिस्सों में जा रही है, पता नहीं वो वेसल्स रुक जाती है। और आदमी लीवर में छोटी छोटी वेसल्स है ना, बहुत ऑर्गन में फाइन फाइन, और ये वो वहाँ जाके क्या हो जाती है, इसलिए स्मोकिंग मेन नंबर 1 पे जो है वो टबाको स्मोकिंग होने की वजह से है। तो ये सिगरेट इतना नुकसान करती है। फिर दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। अब बोलोगे सर बढ़ा हुआ बीपी कैसे नुकसान करता है? अच्छी बात है ना, हार्ट तेज काम कर रहा है, सप्लाई तेज दौड़ रही है ना, बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है, सही है ना। पहले तो एक बस की तरह जा रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन में जा रहे हैं, तो फर्क है ना, स्पीड बढ़ी, फिर भी नुकसान क्यों है? बीपी हाइपरटेंशन नुकसान कैसे है? बीपी बढ़ा हुआ कैसे नुकसान करता है? कैसे करता है किसी के पास लॉजिक? ज़्यादा जाएगा तो अच्छी बात है ना, फिल्ट्रेशन लेट करेगा, सबसे ज़्यादा ही किडनी के पास जाता है कार्डिक आउटपुट, अच्छी बात है ना, और भी ज़्यादा जाएगा। अच्छा, ज़्यादा बहाव आएगा तो पुल टूट जाएगा। भाई शरीर में भी तो पुल बने हुए हैं ना, पानी धीरे धीरे चलेगा तो ठीक है, बारिश हो रही सारे पुल टूट रहे है ना, सारे पुल टूट रहे एक एक करके, तो सारे पुल क्यों टूट जा रहे? प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, और वो पानी काम भी नहीं आ रहा है। बाढ़ का पानी काम आता है क्या? नहीं आता, नॉर्मली पानी काम आता है। कहने का मतलब स्पीड तेज होगी तो जो छोटे छोटे ऑर्गन है, अब मान लो कि ये स्पीड तेज जा रही है और एक ब्लड वेसल्स इधर है, एक इधर है, ऐसे करके इधर है। अब बेचारा धीरे चलता तो कुछ पानी या कुछ ब्लड इसको मिल जाता, अब ये तो यूं आया यूं गया, तो इसके अंदर सप्लाई गई नहीं। तो इसलिए बड़ी हुई बीपी जो है वो क्या करती है, जो ऑर्गन है उसको अच्छे से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती। घरों की छत कब टपक जाती है? जब बारिश धीमी धीमी होती है, तेज बारिश में पानी नहीं आता, धीमे धीमे बारिश 2-3 दिन चलेगी ना, तब छत टपक जाएगी। यानी कि धीमी धीमी चीज एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी। मान लो तुम्हें यहाँ पानी गिराना है, एक बाल्टी में इस पूरे क्लासरूम को गीला करना है, तो तुम इस पूरे क्लासरूम को कैसे गीला करोगे? कैसे करोगे भाई? एक इसको धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से करके करोगे, पूरा बाल्टी यूं ही डाल दोगे, पूरा डालोगे तो एक जगह आएगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो धीरे धीरे एब्जॉर्बेशन होता है, इतना भी धीरे नहीं होना चाहिए, इतना भी स्पीड में नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, कितना बताया था नॉर्मल ब्लड प्रेशर? ऊपर का 90 से लगा के 140 तक, और नीचे का कितना बताया था? 60 से लगा के 90 तक, 89 तक mm/Hg। इस लेवल के बीच में मेंटेन होना, इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बढ़ी हुई बीपी सारी बीमारियों की जड़ है। और बीपी क्यों बढ़ा, ये भी सवाल है कि भाई बीपी क्यों बढ़ा है? बीपी क्यों बढ़ा? बीपी क्यों बढ़ा? बीपी बढ़ने का सारा लॉजिक वेसल्स का है। किसका है? ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल जो हमारी होती है ना, इसमें इलास्टिसिटी है। क्या है? एक लचक है इसके अंदर, और वो लचक समय रहते, मान लो आपने पानी कम पिया तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और प्रेशर को मेंटेन कर देगी। मान लो पानी ज़्यादा पिया और आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डायलेट हो गई, तो प्रेशर को मेंटेन कर, ये लचक खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती तो वेसल्स की वॉल जो हार्ड हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है? स्मोकिंग से हार्ड हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल से अंदर क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है। ज़्यादा नमक खाने से वेसल्स क्या हो रही है? हार्ड हो रही है। तो ये वेसल्स की वॉल को हार्ड कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं करने से क्या हो रही है? हार्डनेस आ रही है। एक्सरसाइज करने से क्या होती है? इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो ये इलास्टिसिटी रिड्यूस होने की वजह से, और डॉक्टर दवाई भी क्या देता है? डॉक्टर यही दवाई देता है, बीपी बढ़ी, पेशाब निकलवा दो, पेशाब से पानी निकलवा दो, वॉल्यूम घटेगा तो बीपी कंट्रोल होगी, या ऐसी दवाई दे दो जो वैसोडाइलेटर है। यही दवाई है, जो कारण है वही दवाई है। ये काम जब नेचुरली होना बंद हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बीपी। तो हाइपरटेंशन का अलग सेपरेट से भी क्वेश्चन आता है कि हाइपरटेंशन क्या है। तो मैंने ये भी आपको इसका डेफिनेशन बता दिया, नॉर्मल डेफिनेशन। अगला है ड्रग्स एब्यूज। अब ये ड्रग्स एब्यूज, दारू, सिगरेट, ये जो भी नशे पते की चीज़ें हैं, ये भी क्या करती है? हमारे इस वेसल्स की वॉल को या हार्ट रेट को बढ़ाती है, या ये एक तरीके अपन कह सकते हैं न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिक है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा और स्ट्रेस।
स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है, हार्ट की बीमारियां आती हैं। स्ट्रेस भी ना लें, स्ट्रेस लेने की वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, या और भी जो इमोशनल ट्रोमा है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या हमारा इम्यून सिस्टम है, ये एक स्ट्रेस जो है वो मल्टीपल ऑर्गन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। स्ट्रेस इज ए यूनिवर्सल नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी स्ट्रेस है, हर बीमारी में एक यूनिवर्सल नेगेटिव पॉइंट है, कह सकते हैं ये बीमारी का कारण है। ये सारे यूनिवर्सल ही है वैसे, है ना। फिर ये चीज़ आ गई एल्कोहल। तो ये जो कारण है इस वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं। उम्र बढ़ने की वजह से भी होती है। जेंडर में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जेंडर में कौन सा है, फीमेल में कब होती है बीमारी, भाई फीमेल में तब होती है जब उसका मीनोपोज हो जाता है। क्या हो जाता है, मीनोपोज। मीनोपोज कब होगा, अराउंड 50 की एज पे। इससे पहले फीमेल में ये बीमारी नहीं है। मेल में क्या है, कॉमन। हार्ट अटैक ज़्यादा किसको आते हैं, मेल को आते हैं। डायबिटीज यही है, बढ़ी हुई शुगर। इसके अलावा हाइपर लिपिडोप्रोटीनिमिया, यानी कि बहुत ज़्यादा लिपिड का जो है ब्लड के अंदर कलेक्शन हो गया, या जिसका फैमिली परिवार का हिस्ट्री है कि इसका दादा को हार्ट अटैक आया था, उसके पापा को भी आया, तो पोतों को समझ लेना चाहिए, है ना, गड़बड़ी हो सकती है। और कई सारी जो डिसऑर्डर है उसमें भी ये जो चीज़ है ये कारण बनती है। क्रोनिक किडनी डिजीज है, हाइपर होमोसिस्टीमिया, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये बीमारी हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है, ये मैकेनिज्म ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया। सबसे पहले ये देखिएगा, ये हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी है। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये इधर पे क्या हो गया, ऑक्लूजन हो गया। तो इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में क्या हो गया, ये वाला पूरा जो एरिया है वो क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिक हो गया। और हाइपोक्सिया से किस में लीड कर गया, इस्कीमिया हो गया। तो ये धीरे धीरे इस एरिया ने अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये आगे की तरफ है, इसलिए इसको बोला एंटीरियर इन्फेक्शंस ब्लॉकेज ल्यूमन इन दी ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी की जो एक आर्टरी की ब्रांच है और उसका जो ल्यूमन है इसके अंदर जो है ये ब्लॉकेज हो रखा है। ये पूरा ब्लड आगे से जाने से क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ तक ही आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इसको क्या होगी, बंद हो गई। इसके अलावा रोल ऑफ प्लेटलेट्स, वहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीवेशन हो गया है, या वहाँ पे फिर एक्यूट प्लेग रप्चर हो गया, या मान लीजिएगा कहीं का जो है थ्रोम्बस या प्लेग टूट के आ गया। मान लो कहीं इसका कहीं आ गया, पाँव में था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस था और वो टूट गया, क्लॉट था कहीं पे, वो टूट गया और टूट के सर्कुलेशन में आ गया, और सर्कुलेशन में आते आते घूमते घूमते गया और घूमते घूमते इस रास्ते पे जाके फंस गया, और फंस के अगले वाले छोटे रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये भी कारण इसका हो सकता है। तो नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोज भी हो सकता है। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोज का मतलब लिपिड का फॉर्मेशन नहीं है, कोई और वजह भी हो सकती है। और ट्रांसम्यूशनल वसेज, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये भी इसका पीछे कारण है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी उस एरिया को क्या करेंगे, अफेक्ट करें। ये अच्छे से दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ, कोई चीज़ का कलेक्शन हुआ। क्या हुआ वहाँ पे, सबसे पहले क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। कलेक्शन होने से उस रास्ता का क्या हो गया, रुकावट हो गई। और आर्टरी में क्या हो सकता है, कोई भी स्पाजम हो गया और सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया लंबे समय से रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस्कीमिया। और वहाँ पे जो है हार्ट की जो मसल्स है उसका जो ब्लड सप्लाई कम हो गया, और कम हो जाने की वजह से वहाँ पे एक पेन हुआ, उस पेन को बोलते हैं एंजाइना। तो एक आगे पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस वहाँ की मसल्स का नाम है, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। और वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, या कई बार थ्रोम्बस टूट जाते हैं, इनकी स्टेबल है या अनस्टेबल है। और यदि परमानेंट हो गया तो फिर लंबे समय से यदि इस्कीमिया रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस। और लंबे समय से यदि नेक्रोसिस रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैंग्रीन के अंदर। किस में हो जाएगा, गैंग्रीन बन जाएगा। गैंग्रीन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया, अब कुछ भी काम का पार्ट नहीं है, इसको काटना पड़ेगा, यानी कि हटाना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। और पेशेंट को क्या रहेगा, पेशेंट को तकलीफ क्या क्या रहेगी, पेशेंट बोलेगा छाती में भारीपन है और छाती दुखती है। पहले छाती कब दुखना चालू होगी, जब दौड़ेगा, जब जो दौड़ेगा तब दुखेगी। फिर इलाज करवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं कराया फिर कहेगा चलते वक्त हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हो रही है, फिर धीरे धीरे कह रहा बैठा बैठे को हो रही है। इसका मतलब ब्लॉकेज का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि पहले 80 90 और 90 से हो सकता है। कई बार कहते हैं ना कि 3 झटके में आदमी मरता है, कहते हैं ना 3 झटके आगे। पहले झटके ज़्यादातर मैं अपने लोकल भाषा में बोलते हैं कि पहला झटका तो आ गया, बच गया, दूसरा भी आ गया, बच गया,
कहते हैं अब की बार नहीं बचेगा, है ना। लोग यूं ही आइडिया लगाते हैं, तीसरा झटका आने दो, इतना क्रिटिसिज्म। तो कहने का मतलब फर्स्ट झटका है बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी कि जब 90+ जो ब्लॉकेज है तब ही होगा, फिर ये ट्रीट करवा देगा, अच्छी बात है, फिर इसका लेवल और बढ़ेगा, फिर ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ब्लॉक, तीसरे झटके में फिर कुछ भी नहीं। तो ये इस तरीके से अपन बात करेंगे। छाती में दर्द होगा, छाती में भारीपन होगा, और पेशेंट कई बार कार्डियक अरेस्ट आने पे यूं हाथ रखता है, इसको बोलते हैं लेविन साइन। क्या बोलते हैं, लेविन साइन। पेशेंट यूं करके देखा, दुखेगा, पकड़ के बैठ जाएगा, पता नहीं अंदर किसी ने चाकू घोंप दिया, शार्प पेन होगा एकदम जब कार्डियक अरेस्ट आएगा। और इसके अलावा थकावट रहेगी, सांस फूल जाएगी, पसीना पसीना आ जाएगा, और बॉडी में पूरा स्वेटिंग रहेगा, कमजोरी रहेगी, उल्टी आ जाएगी, सर दर्द होने लग जाएगा, और हार्ट धक धक से धड़क रहा है, खुद को फील होना, अपनी हार्ट की धड़कन सेल्फ फील होना, है ना, हार्ट इतना धड़क रहा है मुझे खुद को यहाँ सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, पाल्पिटेशन। एक तो बताया था अभी पाल्पेशन, पाल्पेशन में तो अपन हाथ लगा के देखते हैं, और पाल्पिटेशन के अंदर क्या है, खुद का ही हार्ट रेट खुद को ही सुनाई देना, उसको क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और घबराहट रहेगी, एक एंजाइटी रहेगी, और नींद नहीं आएगी, और कई सारे मरीज तो सोते ही नहीं रात में, कि क्या पता नींद में झटके आगे, है ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, ऐसे कई मरीज हैं। हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव, बीपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है, अर्दिमिया भी हो सकता है। चेस्ट पेन इज लेस इन वुमन, औरतों में चेस्ट पेन कम होता है मुकाबले आदमियों के, और उनमें सिर्फ वीकनेस, सांस लेने में दिक्कत, इस तरीके का जो है लक्षण है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, यानी कि इसकी वजह से क्या अनहोनी हो सकती, कॉम्प्लिकेशन का मतलब अनहोनी, ये अनहोनी हो जाएगा, अर्दिमिया हो जाएगा। अर्दिमिया का मतलब हार्ट का रिदम गायब हो जाएगा। नॉर्मल जो हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, है ना, लबडब, इनकी या पहले रिलैक्स होगा फिर भेजेगा, सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल, फड़फड़ाने लग जाएगा, उसको बोलते हैं अर्दिमिया। फड़फड़ाने का मतलब क्या है, अब जो ब्लड अंदर आ गया उसको फेंक ही नहीं रहा है, पंप आउट ही नहीं कर रहा है, ना अंदर आ रहा है ना फेंक रहा है। इसलिए तो अपन जब कार्डियक अरेस्ट में CPR करते हैं, ये काम हम खुद करते हैं, तो अर्दिमिया हो जाएगा, और कार्डियोजेनिक शॉक लग जाएगा। 10% केस में क्या हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे इसको। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब जो है, हार्ट अपना जो पंप आउट है वो अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएगा, पंपिंग सिस्टम फेल हो जाना। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई थ्रोम्बस हो सकता है, कोई एम्बुलस हो सकता है, कोई रप्चर भी हो सकता है 5% केस में। कार्डियक एनुरिज्म, एनुरिज्म का मतलब जो भी बड़ी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो है आउट पाउचिंग बन जाना, या उसकी वॉल में कोई रप्चर या डिफेक्ट हो जाना। और पेरिकार्डियाटिस, यानी कि हार्ट के बाहर पानी जम जाना या इन्फेक्शन हो जाना, ये सारे जो कारण हैं ये इसके रहेंगे। क्या हुआ, बारिश आ गई? बारिश आ गई? अरे भाई बारिश आती रहेगी, है ना, तुम बाहर देख ही क्यों रहे हो? किसी ने एक दिन बोला, क्या बोला, कि ए बारिश जरा थम के बरस, फिर वो आ जाए, फिर जम के बरस वापस नहीं जाए, सिर्फ अपन पढ़ाते ही पढ़ाते रहे, है ना, और कोई मत समझ लेना। अब बारिश आ गई, तुम फंस जाओगे, फिर अपन को घंटे 2 घंटे क्लास चलेगी। तो ये वाली बात है। तो क्लिनिकल फीचर्स में दर्द होगा, और दर्द कैसा होगा, रेफर्ड पेन होगा। क्या होगा, रेफर्ड पेन। रेफर्ड का मतलब यहाँ पे हार्ट है, ये हार्ट का दर्द है, ये छाती से लगा के ऊपर जा रहा है, ऊपर से लगा के हाथ में आ रहा है। लेफ्ट साइड जो है पेन होगा, और लेफ्ट साइड में जो पेन है वो स्पेशली रेफर्ड पेन होगा। क्या होगा, रेफर्ड। छाती में जो दर्द होता ना, इसका 90% या 80% जो कारण है वो क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हो सकता है GERD हो या कोई और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। पर हार्ट का जो पेन है, इस्कीमिया, कार्डियक अरेस्ट का है, वो एक रेफर्ड पेन होगा। वो यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से जबड़े में जाएगा, पीछे जाएगा और पूरे हाथ में आएगा। यानी कि पेन का ओरिजिन सेंटर ये है, ओरिजिन से कहीं और जाके दर्द होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफर्ड पेन। तो इसके अंदर रेफर्ड पेन जो है हमें देखने को मिलेगा, और पेशेंट को इंडाइजेशन, एप्रीहेंशंस, शॉक और बुखार इस तरीके का आएगा। और हम पेशेंट की जांच करेंगे, CK-MB, क्रिएटिन, LDH, ये सब अपन ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T टेस्ट करते हैं, ECG करेंगे, फटाफट उसको अपने एडमिट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और कार्डियोलॉजी वाले आएंगे, कार्डियक मार्कर वगैरह देख के इसको मायोग्लोबिन वगैरह, क्रिएटिन और ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करेंगे।
यदि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है तो ECG करेंगे और ECG की रिपोर्ट के अंदर क्या मिलेगा, ST सेगमेंटेशन क्या मिलेगा, एलिवेशन, ST सेगमेंट बढ़ा हुआ मिलेगा और T वेव का क्या मिलेगा, इन्वर्जन, और अपीयरेंस ऑफ Q वाइड डीप वेव, Q जो वेव है वो वाइड नहीं बड़ी मिलेगी और इस तरीके की ECG में अपन को फाइंड आउट मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जांच में अपन CT MRI कराएंगे, एंजियोग्राम कराएंगे और ज़्यादातर CT करवाते हैं, कार्डियक वाली CT करवाते हैं और चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे और इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करवाएंगे। ये जांच है CT MRI। फिर अपन को क्या करना है, इसको मैनेज करना। मैनेजमेंट कितने तरीके का है, 2 तरीके का। पहला मैनेजमेंट कौन सा है, नॉन फार्मेकुलर, भाई बिना दवाई उसको कैसे अपन बताएंगे, बिना दवाई अपन उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, भाई समझाएंगे, ज्ञान देंगे कि देख भाई सिगरेट मत पी, दारू मत पी, एक्सरसाइज वगैरह कर, ये सब तेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसान